हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आपकी इस समय बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी के क्रम में हम आपको कक्षा 10 के सब्जेक्ट विज्ञान के आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को तैयार कराने वाले हैं। यदि आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके साइंस में 70 में से 60 नंबर तो आने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होना है 4 अप्रैल को, तो आज आपकी है 29 मार्च, तो इसके लिए आपको अभी कम से कम 5 या 6 दिन का समय है। तो आज की वीडियो में हम आपको 40 ऐसे प्रश्न कराएंगे जो आपके पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार अवश्य कर लें। तो देखते हैं ज़रा कि हमारे 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके भी जाना। तो देखते हैं ज़रा 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की इस सीरीज को। तो हमारे क्लास 10th के सब्जेक्ट विज्ञान के जो 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, उसका प्रश्न नंबर 1 है आपका, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर उसी कार्यविधि समझाइए। ये आपका प्रश्न लगातार 2017 से लेकर 2020 तक बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो भी 1-2 नंबर का नहीं, पूरा 7 नंबर का। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जहां पर हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्पणियों को बताया गया है। आप लोग इन टिप्पणियों को एक बार अवश्य पढ़ लें, जिससे आप लोगों को ये सभी प्रश्न अच्छे से आने लगे। तो तुम्हारा जो टिप्पणी नंबर 1 आती है वो आती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपका प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न पर टिप्पणी लिखो। तो पहला जो है आपका वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा है समजातीय श्रेणी, इसी का दूसरा नाम होता है सजातीय श्रेणी, तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा है निस्थापन, पांचवा है साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन अभिक्रिया, छठवां है तुम्हारा दहन अभिक्रिया, सातवां है तुम्हारा योगात्मक अभिक्रिया। इसी प्रकार आगे आता है तुम्हारा सजातीय श्रेणी तथा क्रियात्मक समूह। ये आप लोग जरूर तैयार करें, सजातीय श्रेणी तथा क्रियात्मक समूह। फिर अगला है तुम्हारा संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये लिखा होगा कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी दीजिए। फिर अगला होगा तुम्हारा डोबेराइनर का त्रिक नियम। फिर अगला तुम्हारा टिप्पणी आएगी साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। अगली रिएक्शन तुम्हारी पूछी जा सकती है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखो। इसी प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके हैं बायो से, जैसे पादप हार्मोन पर अधिकतर तुम्हारी टिप्पणी पूछी जाती है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत पर टिप्पणी पूछी जाती है, परागण से आप क्या समझते हैं या परागण पर टिप्पणी दीजिए। अगला पूछा जा सकता है तुम्हारा कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी दीजिए। तो ये हमने आपको कुल मिलाकर के 15 टिप्पणियाँ दी है यहाँ पे। यदि आप लोग इन 15 टिप्पणियों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई 2-3 टिप्पणियाँ आसानी से आ जाएंगी। तो आप लोग अपनी नोटबुक से इन प्रश्नों को अभी तैयार कर लें। इसी के क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, लिखा है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। मतलब आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद का जो अंतर होता है उसको यहाँ पे तैयार करना है। ठीक, अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। तो आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे तैयार करनी है। अगला तुम्हारा प्रश्न है जो लिखा है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी
वर्णन कीजिए। मतलब जो तुम्हारा मानव पाचन तंत्र होता है उसका आपको यहाँ पे नामांकित मतलब नाम सहित उसका चित्र बनाना है। फिर पाचन क्रिया का भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन करना है कि पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है हमारे शरीर में, उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल बताना है। तो ये हो गए तुम्हारे 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। और तो 6वां प्रश्न हमारा है, लिखा है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। जो तुम्हारी प्रत्यावर्ती होती है धारा और दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जिसको हम बोलते हैं एसी करंट, और दिष्ट धारा वो होती है तुम्हारी जो हमको बैटरी से मिलती है डीसी करंट। तो इसमें आपको यहाँ पे अंतर लिख देना है। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, और प्रश्न में पूछा इसके महत्व को मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको आपको चित्र की सहायता से दिखा देना है, इसके बारे में लिख भी देना है और इसका एक स्वच्छ चित्र भी स्पष्ट बना देना। अगला प्रश्न है तुम्हारा, किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। मतलब आपका जो चालक तार कोई होता है उसके आपको प्रतिरोध की यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। फिर लिखा है यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको यहाँ पे बताने हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 9, मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या करो। मतलब मेंडल ने जितने भी नियम बनाए हैं उनकी आपको उदाहरण सहित व्याख्या तैयार करनी है। ये सभी प्रश्न तुम्हारे वही प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। मतलब मेंडलीव के तुम्हारे 2 नियम हैं जो तुम्हारी होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी। एक होता है जो तुम्हारा मेंडलीव का नियम है उसका आपको नियम लिख देना है। फिर जो है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम उसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है तुम्हारा प्रश्न नंबर 11, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। मतलब जो हमारे वायुमंडल की समताप परत में ओजोन परत पाई जाती है उसका जो क्षति मतलब हो रहा है उसकी जो कमी हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आगे पूछा गया है इस क्षति को सीमित मतलब कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जो क्षति हो रही है उसको हमको सीमित करनी है, मतलब जो क्षति है वो ना हो, तो उसको सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं आपको उनका भी यहाँ पे वर्णन करना है। तो ये है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 7 नंबर का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 12, दूर दृष्टि दोष अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका क्या कारण है। मतलब आपको जो दूर दृष्टि दोष होता है और एक होता है निकट दृष्टि दोष, इन दोनों दोषों को आपको तैयार कर लेना है और उसका कारण क्या होता है। मतलब ये दोष जो होते हैं ये क्यों हो जाते हैं, इनका कारण भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इसका कारण भी पूछा जा सकता है। परिभाषा तो आएगी लेकिन कारण भी आ सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का आपको फुल फॉर्म लिख देना है। फिर पूछा है ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो जो डीएनए आपका होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, तो कैसे करता है इसकी आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस बतानी है। तो ये हो गए तुम्हारे 13 प्रश्न। अगला प्रश्न है तुम्हारा 14 नंबर, हार्मोन्स को परिभाषित कीजिए। मतलब जो तुम्हारे हार्मोन होते हैं उसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख देनी है। मतलब टिप्पणी टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 14 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं का विवरण दीजिए। मतलब जो तुम्हारी
मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसकी आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। तो ये प्रश्न आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। हर विशेषता का आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग कम से कम मेंडलीव की आवर्त सारणी की 6 से 7 उपयोगिताएं या विशेषताएं तैयार कर लेना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे 7 विशेषताएं होंगी 1-1 नंबर की। तो ये 4 नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न, तो 4 उपयोगिताएं या विशेषताएं लिखनी होंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट करो। ये तुम्हारा चैप्टर का नाम ही है धातु, उसी चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है कि धातु और अधातु में अंतर मतलब क्या क्या अंतर होता है, उसको आपको यहाँ पे एक टेबल बना के लिख देना है। ठीक। अगला 17वां प्रश्न तुम्हारा है, पादपों में जल तथा खनिज लवण के संवहन का वर्णन कीजिए। मतलब जो तुम्हारे पादप होते हैं उसमें जल और खनिज लवण के जो संवहन है उसका आपको कारण बताना है, मतलब कि पूरा डिटेल में वर्णन करना है। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 17 नंबर तक के अब तक के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसी प्रकार अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा आता है प्रश्न नंबर 18। लिखा है स्थिरीकरण पर टिप्पणी लिखो। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्थिरीकरण पर टिप्पणी, तो आपको यहाँ पे स्थिरीकरण पर टिप्पणी लिखना है। ठीक। अगला प्रश्न आता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। मतलब जैसे हम देखते हैं बाहर तो आकाश का रंग जो हमको नीला ही क्यों प्रतीत होता है, वो सफ़ेद क्यों नहीं होता है, हरा क्यों नहीं होता है। तो इसका आपको यहाँ पे रीज़न बताना है क्यों होता है, आपको यहाँ पे इसका कारण लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। तो आपको यहाँ पे ओम का नियम लिख देना है। इसमें आपने एक ग्राफ भी पढ़ा होगा ओम के नियम में। तो आप लोगों को अगर प्रश्न में पूछा जाता है ओम का नियम, तो आप लोग यहाँ पे एक ग्राफ भी बना देना इस प्रकार। तो इधर होती है तुम्हारी धारा आई, इधर होता है विभवांतर वी। तो ये एक तुम्हारा धारा वी आई के बीच में एक सीधी रेखा खींची जाती है। इसी प्रकार का एक प्रश्न तुम्हारा बहुकल्पी प्रश्न आता है। लिखा होगा ओम के नियम में विभवांतर वी और धारा आई के बीच ग्राफ खींचने पर किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है। वहाँ ऑप्शन में होगा सीधी रेखा। देखो ये सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा इसका राइट आंसर होता है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखो। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि को अच्छे से पढ़ लेना है। वैसे हमने आपको साइंस की कई वीडियो प्रोवाइड की है जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से भी जा कर के इन सभी टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आपका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को है। जब तक हम आपको और भी इन प्रश्नों से हटकर भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग अवश्य पूरा देखा कीजिए। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 22, एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। मतलब जो आपका होता है एथिल अल्कोहल, उसकी आपको यहाँ पे 4 रासायनिक समीकरण लिखना है, साथ में 3 उपयोगों को लिखना है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2019 और 2020 में 7 नंबर का पूछा गया था। 4 रासायनिक अभिक्रियाएं 4 नंबर की और 3 उपयोग वो 3 नंबर के, तो टोटल हो गए 7 नंबर। तो इस प्रकार आपका बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जो आपका तंत्रिका कोशिका होती है उसका आपको यहाँ पर केवल नामांकित चित्र बना देना है। तो आप लोगों ने बायो में जितने भी चित्र पढ़े होंगे, जैसे होगा तुम्हारा पाचन तंत्र, हृदय हो गया, इन सब के चित्र भी आप लोग एक बार बना करके देख लेना। ये आपके 2 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न चित्र वाले। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसकी आपको यहाँ पे परिभाषा लिख देनी है। तो वही हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है।
तो आपको यहाँ पे मेंडल का आनुवंशिकता का नियम लिख देना है, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इन सभी टॉपिकों को अवश्य तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेंगे 4 अप्रैल को। ये हम आपसे वादा नहीं गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भी इसी प्रकार। प्रश्न नंबर 26 लिखा है एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग हैं। तो आपको यहाँ पे एटीपी की फुल फॉर्म भी लिखनी है, एटीपी होता क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके क्या उपयोग हैं, इन सब को आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। तो आप लोग अपनी बुक से इन सभी प्रश्नों को तैयार अवश्य करें। अगला प्रश्न है प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन। तो प्रदूषण क्या है, वैसे तो आप लोगों के हिंदी के भी पेपर में प्रदूषण पर निबंध लिखने को आया था, तो उसी से संबंधित यहाँ पर आपको एक टिप्पणी लिख देनी है, कम से कम 7 या 8 लाइन की टिप्पणी, बस हो जाएगा आपका प्रदूषण। अगला प्रश्न है स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखिए। मतलब जो तुम्हारा स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम है उसको आपको यहाँ पे लिखना है कि स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होता है। अगला प्रश्न है पीएच मूल्य क्या है, इसका दूसरा नाम होता है पीएच मान या पीएच वैल्यू। तो पीएच मान की आपको परिभाषा याद कर लेनी है, और इसमें आपका जो सूत्र होता है पीएच बराबर -log H+, उसको भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इस सूत्र से संबंधित कभी कभी 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो आप लोग पीएच मान के साथ साथ इसके फार्मूले को भी याद रखना। तो अगला प्रश्न आता है तुम्हारा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए। मतलब जो हमारी लार होती है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको उसका यहाँ पे नाम बताना था। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा गया था 2020 के सेट में। इसी प्रकार आगे देखते हैं ज़रा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हृदय क्या है, हृदय जो हमारा हार्ट होता है वो क्या है, इसकी संरचना के बारे में आपको यहाँ पे एक टिप्पणी लिख देनी है। प्रश्न आएगा हृदय क्या है, मतलब हृदय के बारे में आपको जो जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा होगा, वही आपको लिख देना है 6 से 7 लाइनों में, बस हो जाएगा हृदय क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 जीवन की उत्पत्ति से क्या समझते हैं। मतलब जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कैसी हुई है, इसके बारे में आपको पूरी हिस्ट्री लिखनी है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई, जैसे जैसे इस धरती का विकास हुआ, ये सब आपको इसमें लिख देना है। फिर आगे पूछा है नई प्रजातियों के उद्भव पर प्रकाश डालिए। मतलब जो नई नई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं समय समय पर, इन पर प्रकाश डालना है, मतलब सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखना है। तो ये प्रश्न भी बायो में 7 नंबर का पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 ओजोन परत हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जो हमारी ओजोन परत है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका आपको यहाँ पे कारण सहित वर्णन करना है। तो ये हो गए हमारे अब तक के 33 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो। अब आपके पास केवल 7 प्रश्न और बचे हैं जिनको आप लोगों को पढ़ना है और 4 अप्रैल तक हर हाल में इनको तैयार कर लेना है। तो अगला प्रश्न आता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 34। लिखा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनना। जैसे हम कह दें कि एक अवतल दर्पण है, उसके मुख्य अक्ष पर अनंत पर एक वस्तु रखी है का प्रतिबिंब आरेख खींचिए। तो वैसे तो आपके अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस होती हैं, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशंस होती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी कंडीशंस के जो चित्र होते हैं उनको एक बार बना के देख लेना है पेपर से पहले, क्योंकि इन 8 कंडीशंस में से 1 या 2 आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। जैसे प्रश्न आ गया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिखाइए जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो आपको
कंडीशन अगर याद है तो इसका चित्र बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। किस प्रकार बनाते हैं, कैसे कैसे तुम्हारी किरणें जाती हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये सब आपको नियम आने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको यहाँ पे मिसेल को उदाहरण द्वारा समझाना है, जो आपका रसायन विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। मतलब समजात और समरूप जो अंग होते हैं उनको आपको उदाहरण देकर समझाना है, मतलब अंतर लिखना है। तो आप लोगों को एक टेबल बना लेना, एक तरफ लिख लेना समजात अंग, एक तरफ लिख देना समरूप अंग, बस क्या हो जाएगा, उन्हीं में आपको अंतर। तो इसी प्रकार आपका जो अगला प्रश्न आता है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो आपको यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिख देनी है और उसका आपको एक रासायनिक समीकरण लिख देना है। तो ये हो जाएगी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण सहित स्पष्टीकरण। तो अगला प्रश्न आता है तुम्हारा स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। मतलब आपको स्वपरागण और परपरागण में अंतर यहाँ पे आपको लिख देना है। तो आपका ये भी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सभी प्रश्न आपके अवतार बुक में मिल जाएंगे। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अवतार से ढूंढ करके अवश्य तैयार कर लें। ठीक, यदि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को हम इन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दे सकें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, जिससे हम आपको एक PDF फाइल बनाकर दे देंगे, जिसमें आपको ये सभी 40 प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को सरलता से तैयार कर लेंगे। तो अगला प्रश्न तुम्हारा है प्रश्न नंबर 39, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब जो तुम्हारे लिंग गुणसूत्र होते हैं उसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपको यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में बताना है कि जो मानव है उसमें लिंग का निर्धारण किस प्रक्रिया होती है, उसको आपको यहाँ पे समझाना है। अगला प्रश्न तुम्हारा आता है प्रश्न नंबर 40, जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ दी गई हैं। लिखा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दे। अब देखो, जब आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाए तो उसका आंसर आपको केवल 7 से 8 लाइनों में देना होता है, ज़्यादा नहीं कि पेज पूरा भर दो। 7 से 8 लाइनें टिप्पणी में बहुत होती हैं। तो आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि जब किसी प्रश्न में टिप्पणी पूछी गई हो तो उसका उत्तर आपको 7 से 8 लाइनों में देना है। तो यहाँ पहली टिप्पणी है जैव मात्रा। ये आपके सभी प्रश्न किससे लिए गए हैं, बायो से। तो जैव मात्रा पर आप लोग टिप्पणी याद कर लेना। फिर अगला है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण पर भी आपकी टिप्पणी पूछी गई है। फिर अगला है तुम्हारा जैव विविधता के विशिष्ट स्थल, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल। अगला है वाहित मल शोधन। अगला है परिवार नियोजन। फिर जीवाश्म, कायिक प्रवर्धन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, खाद्य श्रृंखला, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन। तो ये हैं तुम्हारे कुछ बायो की इम्पोर्टेंट टिप्पणियाँ। तो आप लोगों को हमने वैसे तो इस वीडियो में 40 प्रश्न कराए हैं, लेकिन पहले वाले प्रश्न में एक प्रश्न था और दूसरा जो प्रश्न हमने बताया आपको, तो वैसे तो हमने आपको वीडियो में कुल मिलाकर 40 प्रश्न कराए हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आपको इस वीडियो में कम से कम 65 प्रश्न हमने आपको कराए हैं। यदि आप लोग केवल इन 65 प्रश्नों को बोर्ड एग्ज़ाम 4 अप्रैल के लिए तैयार कर लेते हो तो आपके साइंस में 70 में 60 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। इतना हम आपको गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, जितने प्रश्न हमने आपको कराए हैं इन प्रश्नों को अभी से आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए। यदि आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, जिससे हम आपको एक PDF फाइल प्रोवाइड कर देंगे,
जिसमें आपको इन सभी प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी हम आपको अच्छे तरीके से करा सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।